संदेश। ये संदेश दे रहे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जब भी राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक ईमेल भेजा था हम सब नागरिकों को कि वो देश के लिए क्या सोचते हैं या फिर वो देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। बस यही एक बात है जो पत्र के द्वारा यहाँ पे एक मित्र दूसरे मित्र को पहुँचाना चाहता है। उसे पता नहीं है कि उसके दोस्त ने अब्दुल कलाम के द्वारा भेजा गया जो ईमेल है वो रीड किया है कि नहीं किया है, पर अगर उसे माहिती प्राप्त हुई है तो वो अपने दोस्त को भी बताना चाहता है। यहाँ पे हमने जो पत्र लेखन में जैसे हम एड्रेस लिखते हैं वो एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद हर्ष को पत्र लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हर्ष, प्रिय मित्र हर्ष, और पत्र लिखने वाला है किरण। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ पे सकुशल हूँ। मुझे आशा है कि तुम भी वहाँ पे सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। मैंने अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ या तुम्हें भेज रहा हूँ। अब्दुल कलाम अपने संदेश में ही पूछते हैं कि आपके पास क्या देश के लिए 10 मिनट है? अगर है तो आप आगे पढ़िए। तो वो यहाँ पे देश के लोगों की सोच बता रहे हैं कि हम अपने देश के साथ कैसा करते हैं, क्या करते हैं। बस वही चीज़ वो इस यहाँ पे वो ईमेल में बताते हैं। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, हमारे कानून पुराने हो गए हैं, नगर पालिका है वो कचरा नहीं उठाती है, फोन काम नहीं करता है, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन की दुनिया हमारे अगर देश की बात की जाए तो बहुत खराब है, चिट्ठी है वो टाइम पे हमें मिलती नहीं है। ये सब कंप्लेंट्स हम भी करते हैं, है ना, हमने भी ये सुना हुआ है। तो आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहेंगे। ये सब बातें अब्दुल कलाम अपने ईमेल में लिखते हैं, पर आपने इस बारे में कभी कुछ किया है? फिर राष्ट्रपति कहते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसमें ये व्यक्ति है, उसे अपना नाम दीजिए और अपना चेहरा दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पे उतरते हैं, हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंक सकते हैं, स्टोर में खा भी नहीं सकते हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों का रश्क महसूस होता है, आपको वहाँ के नियम जो है वो पता चलते हैं। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स लगभग 60 रुपये का उसका भुगतान रहता है, वो आप देते हैं। अगर पार्किंग में निर्धारित समय से ज़्यादा अगर आपने गाड़ी रखी तो उसके लिए आपको आप जो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन उसके लिए आप सिंगापुर में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से खाने का साहस नहीं कर सकते हैं। जेहाद में बिना सिर ढके आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटे के ऊपर गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं कर सकते हैं। और पलटकर सिपाही को ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपको पता है मैं कौन हूँ या फिर मेरे पिताजी कौन हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र के तटों पर यानी कि बीचेस पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते हैं। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिचकारी नहीं मार सकते हैं। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र, नकली प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हैं। डॉक्टर कलाम बीच में याद करवाते हैं कि मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी। डॉक्टर कलाम कहते हैं अगर आप दूसरे देशों की व्यवस्था है उसका पालन करते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं, भारत की धरती पर जैसे ही आप कदम रखते हैं वहां से जाके आप सिगरेट का टुकड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, कागज के पुर्जे उछालते उछालते चले जाते हैं। यदि पराये देश में आप एक प्रशंसनीय नागरिक बन सकते हैं तो अपने देश में ऐसा क्यों नहीं करते हो? कलाम ने अपने मुंबई जो नगर पालिका है वहाँ की एक बात की है
कि अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़क पर घुमाने के लिए लेके चलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर के आते हैं। फिर वही गंदगी का जो वो उसका दोष है वो प्रशासन के ऊपर डालते हैं। तो कलाम कहते हैं कि क्या आपके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाए कि जो आपके और आपके कुत्ते के पीछे पीछे चले और जो भी गंदगी हो रही है वो उसको उठाए। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां हम वहीं पे उलट के आते हैं कि जिसका भी हमने चयन किया है, हमारी सारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो सारे जितने फर्ज है देश के लिए बस यही व्यक्ति करेगा। और हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम है वो सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा रद्दी कागज उठाकर वो कूड़ेदान में यानी कि डस्टबिन में डालने की हिमाकत भी नहीं करेंगे। हम इतना काम भी नहीं करेंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी पर हम उन्हें ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके, इतना हम नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की समस्याओं के लिए भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठ के दहेज के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ खराब है, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, पर हम अपने घर में उसके उल्टा ही करते हैं। और एक बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है। राष्ट्रपति ने इस संदेश में हमें पूछा है कि इस व्यवस्था को कौन बदलेगा। यह व्यवस्था है किसके द्वारा बनाई गई है। आप आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय, अन्य धर्म, सरकार, लेकिन मैं और आप कभी नहीं। जब कुछ अच्छा करने की बारी आती है तो हम अपने परिवार को एक सुरक्षा के घेरे में घेर लेते हैं कि हमारे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि ये लोग कुछ करेंगे। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने हाथों से कुछ चमत्कार करेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप देश छोड़कर ही चल लेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने भय से भागकर अमेरिका चले जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो हम इंग्लैंड चले जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी आ जाएगी तो वहीं से हम वापस क्या करेंगे, भारत आने की कोशिश करेंगे। हर कोई देश को गाली देने के लिए तैयार है, देश की जो खराब बातें हैं वो निकालने के लिए तैयार है, पर व्यवस्था में योगदान देने के लिए तैयार क्यों नहीं होता है कोई कि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे क्या फर्ज है, अगर देश हमें बहुत कुछ देती है तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम भी देश को कुछ दें। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है। डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों को एक योगदान देने की बात करते हैं, एक सकारात्मक योगदान। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई इस संदेश से सहमत हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये संदेश बराबर है, तो आप अपने और 10 साथियों को इसको ईमेल करें। पत्र तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। किरण है वो अपने मित्र को ये ईमेल है वो भेज रहा है, उसे जहाँ से ईमेल मिला है वैसे ही वो सहमत है इन सब बातों से, तो वो दूसरे 10 जनों को ये ईमेल करता है और बात करता है। लेकिन हमें सोचने लायक बात ये है कि ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक सहमत है हम इससे,
क्या हम सच में ऐसा करते हैं? क्या हम भारत में स्वच्छता नहीं रखते हैं? तो भारत है वो अगर हमें बहुत सारे हक देता है, हमें स्वतंत्रता देता है, तो क्या हमें भी अपने फर्ज नहीं निभाने चाहिए? आभार।